हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर। वहीं दूसरी तरफ वैष्णो हाउस में रिद्धम परेशान सा लिविंग हॉल में राजीव के सामने बैठा था, जिसके चेहरे की परेशानी को देखते हुए राजीव ने कहा, 2 दिनों से तुमने इसी तरह का मुंह बनाकर रखा है, अब व्यक्त ठीक है। रिद्धम ने राजीव की बात सुनकर नाराजगी से कहा, क्या मतलब कि ठीक है डैड, हम दोनों ने तय किया था कि मेरी शादी के बाद अपनी अपनी बीवी को लेकर मनाली चलेंगे और वो हॉस्पिटल चला गया। नायरा ने तिरछी नज़र से रिद्धम की तरफ देखा और रिद्धिमा से कहा, मॉम, आपने इसे गर्मी में पैदा किया था क्या? हर वक्त गर्म रहता है। रिद्धम ने नायरा की बात सुनते हुए कहा, और तुम्हें पापा जी ने ठंडी में पैदा किया था क्या? हर वक्त ठंडी पड़ी रहती हो। राजीव ने रिद्धम को घूरते हुए कहा, जरा शर्म करो, तुम दोनों की शादी को मुश्किल से 1 दिन हुआ और तुम दोनों झगड़ रहे हो। रिद्धम ने नायरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसको समझाइए ना, मैं बात कर रहा हूँ, जो हो तो बीच में क्यों बोल रही है। नायरा ने रिद्धम को घूर कर देखा और रिद्धिमा से कहा, मॉम, मैं आज भी गेस्ट रूम में सोऊंगी। रिद्धम ने तिरछी नज़र से नायरा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा गेस्ट रूम में। राजीव ने रिद्धम की बात पर रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा, इसके अंदर तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ से आ गया? मैं तो ऐसा नहीं था। रिद्धिमा ने राजीव को इग्नोर किया और नायरा से कहा, तुम दोनों का बेडरूम रेडी हो गया है, तुम दोनों कहीं वहीं पर रहोगे और जो भी झगड़ा है रात को प्यार से सुलझा लेना है। ये कहते हुए रिद्धिमा शर्त में मुस्कुरा दी और नायरा हल्का सा ब्लश करने लगी, जिस पर राजीव ने नायरा की तरफ देखा और टाइम की तरफ देखते हुए कहा, रात हो चुकी है डिनर। जिसकी बात सुन सभी ने अपना सिर हिला दिया और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जिस पर रिद्धम ने अपना डिनर करते हुए राजीव से कहा, डैड, दादी और दादू को इतनी जल्दी जाने की क्या जल्दीबाजी थी? राजीव ने जवाब में कहा, अरे भाई, वो दोनों तुम्हारी शादी देखना चाहते थे, हो गई तुम्हारी शादी तो निकल गए तीर्थ यात्रा पर। और मेरे डैड बहुत जवान हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनमें बहुत फुर्ती है। रिद्धम ने राजीव की बात सुन हल्की शर्त में कहा, बच कर कहीं फुर्ती में फिर से आपके लिए जायदाद का बंटवारा करने वाला ना ले आए। राजीव ने रिद्धम को घूरते हुए कहा, बेशरम, शर्म कर ले, मैंने आज तक अपने मम्मी डैड के बारे में ऐसा नहीं सोचा, और तेरी हिम्मत कैसे ऐसी बकवास सोच लाने की? राजीव को भड़कता हुआ देख रिद्धम ने जल्दी से कहा, सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था, डिनर कीजिए। राजीव ने घूरकर रिद्धम को देखा और डिनर करने लगा। डिनर पूरा होने के बाद रिद्धम ने किचन में आकर नायरा को देखा, जो कि प्लेट्स को जमा कर रही थी, जिसे देखते हुए रिद्धम ने पानी उठाने के बहाने नायरा के पास आकर धीरे से उसके कान में कहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। नायरा ने रिद्धम की तरफ एक नज़र देखा और कहा, काम खत्म होने के बाद आऊँगी। रिद्धम बुरी तरह चौंक गया और रिद्धिमा रिद्धम को देखने लगी, जिसकी नज़र पर रिद्धम ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरे पीठ में दर्द था, इसलिए मैं बस इसे मसाज के लिए बुला रहा था। रिद्धिमा ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, मुझे सब समझ आता है, तुम्हें मशीन से पैदा नहीं किया है। रिद्धम ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ वहाँ से जाते हुए कहा, ठीक है, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूँगा। इतना कहकर रिद्धम वहाँ से भाग गया। रिद्धम के जाने के बाद रिद्धिमा ने नायरा को देखते, बेटा, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ। नायरा ने प्लेट को जमाते हुए अपना सिर नहीं में हिला दिया, नहीं माँ, अपना काम पूरा करने के बाद जाऊंगी, वो इंतज़ार कर लेंगे। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नायरा, उसमें राजीव जी की तरह सब्र नहीं है, इसलिए जाओ, मैं यहाँ का काम कर लूँगी। नायरा ने प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये करने के बाद जाऊंगी। रिद्धिमा ने निराशा से अपना सिर नहीं में हिला दिया और बर्तन को धोने लगी। जहाँ सारे बर्तन के साफ हो जाने के बाद ही नायरा रिद्धिमा को गुड नाइट कहते हुए
अपने कमरे में गई। जहां पहुंचकर नायरा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और पीछे पलटकर देखा तो पूरा कमरा अंधेरा से घिरा हुआ था, सिवाय चांद की रोशनी और वहां पर जल रही मोमबत्ती की रोशनी में वो कमरा सोने सा चमक रहा था। कमरे में आने वाली हवा में परफ्यूम और बिस्तर पर बिछी गुलाब की हल्की सी महक पूरे कमरे के माहौल को रोमांटिक बना रही थी। जहां उसकी नज़र रिद्दम पर गई तो उसने देखा रिद्दम हाथ में एक लाल गुलाब का फूल पकड़े गहरे लाल बाथरूम में खिड़की के सामने खड़ा हुआ था। रिद्दम की सांसें हल्की भारी थी और नायरा की सांसें रिद्दम को देखकर तेज हो गई और वो अपनी जगह पर खड़ी रही। लाल रंग की साड़ी और हाथों में लगी मेहंदी के साथ उसके मांग में भरा सिंदूर चेहरे पर शादी में लगे हल्दी की चमक साफ नजर आ रही थी। जहां उसके गाल नर्वसनेस में लाल पड़ रहे थे जब उसे अपने गले पर एक हल्की सांस महसूस हुई। भागने वाली तो नहीं हो ना? रिद्दम की आवाज़ गहरी थी पर एक ठंडी इंटेंसिटी भी महसूस हो रही थी जो हवा से भी ज़्यादा गहरी थी, जिसे महसूस करते हुए नायरा पलटने को हुई। तब उसने महसूस किया कि रिद्दम के गर्म हाथ आकर उसके कमर पर टिक गया। एक शांत माहौल उन दोनों के बीच में बन गया, जिसे समझते हुए नायरा ने धीरे से कहा, मैं क्यों भागूंगी? उसकी आवाज़ में कंपन थी जो उसके अटेंशन और एक्सीमेंट को बता रही थी। रिद्दम नायरा के करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें नायरा के कान पर टकरा रही थी। क्योंकि तुम यहाँ आने से डर रही थी। शायद तुम अब रिग्रेट कर रही हो कि तुमने अपनी आज़ादी को गंवा दिया है। नायरा ने अपनी सांसों को अंदर खींच लिया जब रिद्दम के होंठ नायरा के नरम गर्दन के करीब रुक गए, जिसके नज़दीकी को महसूस करते हुए नायरा को बेचैनी होने लगी। जहां रिद्दम के हाथ नायरा के कमरबंद से खेलने लगे और रिद्दम ने थोड़ा और पास आया, जिसे नज़दीकी पर नायरा ने अपने मुंह में आया सलाइवा निगल लिया और रिद्दम ने उसकी घबराहट को देखते हुए कहा, शायद तुम्हें डर लग रहा है। नायरा ने पलक झपकते हुए कहा, और अगर ना लगे तो? जिसकी कॉन्फिडेंस से भरी आवाज़ को सुन रिद्दम ने उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपनी तरफ एकदम घुमाया और नायरा की आंखों में झांकने लगा। नायरा ने रिद्दम की नज़रों की तमिश को महसूस करते हुए कहा, व्हाट? रिद्दम हल्का सा मुस्कुराया और नायरा को बालों को एक तरफ करते हुए उसके गले को चूमने लगा। नायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ रिद्दम के बालों पर कस गए। रिद्दम ने नायरा की बेचैन होती सांसों को महसूस करते हुए उसके कान पर चूमते हुए कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी हर एक सांस मेरे अंदर क्या जगाती है? वही दूसरी तरफ भैरवी मेंशन में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर श्री नहीं था, जिसे देखते हुए निर्भीक ने आर्यमन से कहा, श्री कहाँ है? आर्यमन ने आमलेट को मुंह में भरे निर्भीक की तरफ देखा और निगलने के बाद कहा, मुझे नहीं पता। निर्भीक ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना उसके साथ रहना। एक्सक्यूज मी, मैं कोई वेला नहीं बैठा हूँ, मेरे पास काम होते हैं। इतना कहकर आर्यमन अपने डिनर फोकस करने लगा, जिस पर निर्भीक ने उसे कुछ देर घूर कर देखा और डाइनिंग से उठते हुए संगति से कहा, डेजी तुम डिनर करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर निर्भीक ऊपर की तरफ चला गया, जिसे संगति ने जाते हुए देखा और अपना डिनर करने लगे। आर्यमन ने संगति के चेहरे पर आए हल्के से भाव को देखकर कहा, जलन हो रही है? संगति ने नज़र उठाकर आर्यमन को देखा और इग्नोर कर फिर से डिनर करने लगी, जिसे देख आर्यमन ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें जलन हो रही है और होना भी चाहिए। आखिरकार जो अटेंशन भाई तुम्हें देते थे अब उस लड़के को देने लगे हैं। संगति ने आर्यमन की बात पर
चम्मच को नीचे रखते हुए कहा, पहली बार मेरे दिमाग में ये बकवास ख्याल आया नहीं। और दूसरी बात, वो तुम हो जो अपनी थिंकिंग बना रहे हो, वो बच्चा है और बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है। आर्यमन ने अपना सिर हिलाते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहा, लेकिन ख्याल रहे किसी और को अटेंशन देते हुए कहीं तुम्हें अवॉइड करना शुरू न कर दें। आफ्टर ऑल तुम काफ़ी इरिटेटिंग हो। संगति ने होठों पर तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अब एक प्लेबॉय बताया कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए। आर्यमन ने संगति को घूरते हुए कहा, तमीज से बोलो, 1.5 महीने हो गए मैं किसी के साथ सेक्स नहीं किया। संगति ने ताली बजाते हुए कहा, वाओ हाउ अमेजिंग थिंग, जैसे बहुत बड़ा गिनीज बुक में अपना नाम ऐड करवा लिया है ना। आर्यमन ने घूर कर संगति को देखा और अपना डिनर करने लगा, जिसे इग्नोर करते हुए संगति भी अपने डिनर पर फोकस करने लगी। वहीं निर्भीक जहां श्री के कमरे में पहुंचा तो देखा श्री सो रहा था, जिसके पास आकर निर्भीक ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, श्री। श्री ने निर्भीक की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख निर्भीक उसके बालों को सहला रहा। जब उसका हाथ श्री के माथे पर टच हुए तब उसने अच्छे से श्री के माथे को छुआ तो पाया कि श्री को तेज बुखार था, जिसे देख निर्भीक ने थोड़ा हैरान होने के बाद अपना फ़ोन निकाला और सीधा डॉक्टर को कॉल मिला दिया और कमरे से बाहर चला गया। निर्भीक को अकेले आता हुआ देखकर संगति ने पूछा, क्या हुआ। निर्भीक ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, श्री को तेज बुखार है, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। संगति ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं उसके पास जा रही हूँ, तुम ठंडे पानी की पट्टी ले आओ। निर्भीक ने संगति की बात पर अपना सिर हिलाया और किचन के अंदर चला गया, जिसे जाता हुआ देखने के बाद संगति भी श्री के कमरे में चली गई, जिन्हें देखते हुए आर्यमन ने आंखें रोल करते हुए कहा, अगर कुछ साल पहले मिल जाते तो आज उसकी उम्र का खुद की औलाद होती, किसी और की औलाद पालने की ज़रूरत नहीं होती। ये कहते हुए आर्यमन अपना डिनर करने लगा। जब उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन टोन बजे, उसने देखा उसकी फ्लैंग उसे मैसेज कर रही थी, जिसे देखते हुए आर्यमन ने फ़ोन के उल्टा करके पलटते हुए कहा, फॉकिंग बीच। ये कहते हुए उसने अपना डिनर कंप्लीट किया और उठकर फ़ोन को पकड़ते हुए कमरे में चला आया, जहां पहुंचकर उसने लाइट स्टैंड पर रखे अपने चश्मे को उठाया और अपने नए आने वाले वेब सीरीज़ के डायलॉग को रीड करने लगा, जहां उस वेब सीरीज़ के एक डायलॉग को उसने पढ़ते हुए कहा, तुम मेरी आदत बन रही हो, मुझे पता है कि तुम मेरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं खुद को तुम्हें चाहने से नहीं रोक पा रहा। तुम मुझे इस दलदल से बाहर निकालने के लिए प्लीज़ मेरी मदद करो। तुम मुझसे प्यार कर लो और अगर नहीं कर सकती तो मुझे इस तरह तोड़ दो कि तुम मेरे दिल से निकल जाओ, दोबारा कभी मेरे जहन में नज़र मत आओ। व्हाट इज बुलशिट डायलॉग, और इसे कहना भी है मुझे। ये कहते हुए आर्यमन ने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया और लैपटॉप को उठाते हुए जाकर बिस्तर पर बैठ गया, जहां लैपटॉप ओपन करते हैं उसके लैपटॉप पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई और उसने इंस्टाग्राम खोला, जहां हज़ारों की तादाद में लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स आए हुए थे, जिन्हें इग्नोर करते हुए आर्यमन रील स्क्रॉल करने लगा। जहां पर उसकी नज़र एक रील पर गई तो उसने देखा कनिका ने हॉट पार्टी वेयर ड्रेस में क्लब में नाच रही थी। जिस रील को देखते हुए आर्यमन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने रील को सेव कर लिया। फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, हाउ कैन आई कंट्रोल दिस वुमेन, इसकी हरकतें मुझे पागल बना देती हैं। ये कहते हुए आर्यमन ने अपना फ़ोन बिस्तर पर
पटक दिया और अंधे मुंह बिस्तर पर गिर गया। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को पूरे सुनने के लिए धन्यवाद।